शेतकरी बंधूंनो, नमस्कार. शेतकरी बंधूंनो, आज आपण कुलांगे फार्म मध्ये खास शेती पाहण्यासाठी आलेलो आहोत. ती म्हणजे जारवी रेड वनची. आणि आज रोजी इथं शास्त्रज्ञ आलेले आहेत. जारवी रेड वनचे जे बी सर्व आहेत ते गुजरातहून आपल्याला इथं उपस्थित झालेले आहेत. आणि शेतकरी बंधूंना आपल्याला असे माणसं आता भेटलेले आहेत. जयेश भाई पटेल आपल्या माहिती देण्यासाठी उपस्थित आहेत. आणि शेतकरी बंधूंनो, असे माणसं आपल्याला भेटत नाहीत. पण कुलांगे साहेबांनी हा योग आणलेला आहे. हा योग खरंच वाखाणण्यासारखा राहणार आहे. आणि आजची जी तुम्हाला माहिती भेटणार आहे ही माहिती आयुष्याची शिदोरी राहणार आहे. त्या कारणाने आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि त्यांच्याकडून आपण योग्य माहिती घेणार आहोत. नमस्ते साहब. नमस्ते. नमस्ते साहब, आप यहाँ से इतना लंबी सफर करके आए हैं, फिर हमारे को ये चाहिए कि जो पौधा आपने लगाया है वो पौधे को तुम बोल रहे हैं सीएन रेशो जब बढ़िया बनेगा तभी ही तो फ्रूट आप लोग को प्रॉपर मिलेगा. वो कैसा मिलेगा? में जो कैल्शियम का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, हाँ. तो हमारे पास जो कोयला जो होता है, तो कोयला को हम कार्बन के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोयला कार्बन है. और कोयला एक बार जमीन में डाला तो उसका लाइफ 700 साल है. 700 साल है? 700 साल है कि उसको कुछ होने वाला नहीं है. अच्छा. तो आप हर साल जितना कोयला अंदर डालते जाओगे, हाँ. उतना जमीन में आपका कार्बन रेशियो बढ़ता जाएगा. और कार्बन रेशियो जितना बढ़ेगा उतना आपका बैक्टीरियल एक्टिविटीज बढ़ेगा. तो जमीन को जो बोलते हैं ना हम जिंदा जमीन, हाँ. तो जब जमीन के अंदर ही बैक्टीरियल एक्टिविटीज रहेगा, बैक्टीरिया जिंदा है, हाँ. जो हम खाद वगैरह देते हैं तो उसको उसका मोबिलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो प्लांट को अपटेक करवाता है. अच्छा. तो उसके लिए बैक्टीरिया का जरूरी है. और बैक्टीरिया जो आप कोयला डाल रहे हैं तो उसमें जो फोरोसिटी होता है, मतलब छोटे छोटे हॉल होते हैं, माइक्रो हॉल, हाँ. उसमें बैक्टीरिया पूरा अपना कॉलोनी बना के बैठा रहता है अंदर. अच्छा. तो वो रूट भी डेवलप करता है. तो जो रूट होता है वो कोयले पे आके बैठ जाएगा. हाँ. और जो आपने खाद डाला है वो पानी के साथ में जैसे ही कोयले के पास पहुंचेगा, वो बैक्टीरिया उसको खा के मोबिलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा रूट को दे देगा, प्लांट अपटेक कर लेगा. अच्छा. तो सीएन रेशियो बढ़ाने से आपका 30% तक फर्टिलाइजर भी बचेगा. अरे हम जो जला देते हैं, हाँ, वो जला से कोई फायदा है क्या हमारा? जलाने से कोई फायदा नहीं है. वो राख जो बन जाएगा उससे कोई फायदा नहीं है. अच्छा. उससे अच्छा है उसको कोयले में कन्वर्ट करके आप प्लांट को हर साल डालो. मैं तो हर फार्मर को बोलूंगा कि जो आपका ये पेरू वगैरह जो लगाते हैं तो उसका जब हार्ड प्रूनिंग होता है, हाँ, तो वो हार्ड प्रूनिंग जब करते हैं तो वो जो लकड़ा निकलता है उसी को आप कोयला बना के उसी खेत में डाल दो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. बहुत बढ़िया सर. अब हे साहेब आपल्याला फक्त जमिनीवरच नाही तर प्रत्येक पिकावर, फळावर, फळ झाडासाठी आपल्याला काम करणार आहेत. तर साहेब आता फळा झाडामध्ये आपण जारवी रेडवर आणला, आता पुढे कसं जायचं आपल्याला? तुम्ही कसं मार्गदर्शन घेतलेले साहेबांचं? अभी इसके मध्य रहते हुए जयेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन है. हमारा जो एरिया है यहाँ का, मिरजगांव एरिया, यहाँ हमारा जो पेरू का वैरायटी है वो ताइवान पिंक काफी पॉपुलर है. अभी पहली बार तो हमने ये जारवी रेड पे आ गया, मतलब थोड़ा अपडेशन हो गया है. हाँ. इसके आगे भी बहुत सारे वैरायटीज आप रिलीज करने वाले, तो आप हमें ऐसा बोलिए कि अभी इस समय में सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी रहेगी और फार्मर के लिए वो कैसी बेहतर रहेगी? नहीं, आज के दिन में जो हमने रिलीज किया हुआ है, जो पेरू की बात करें तो हाई टेम्परेचर के लिए अच्छा रिस्पांस जो दे रही है वो जारवी रेड 1 है, जो आज की डेट की बात करें. अगर पहले की बात करें तो जारवी रेड बहुत ही अच्छा वैरायटीज था. उसका अभी एक प्लस वर्जन जारवी प्लस करके एक अभी नया वैरायटीज अभी रिलीज कर रहे हैं. उसमें 2 डिग्री टेम्परेचर का, मतलब उससे अच्छा रेजिस्टेंस पावर है. तो मतलब वो ज़्यादा 2 डिग्री सस्टेन कर सकता है. दूसरा, उसके अंदर फ्रूट में टेस्ट बहुत अच्छा किया, मतलब जो पुराना जारवी रेड है उससे भी उसका टेस्ट अच्छा किया हुआ है. तो कुछ चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट की है. पर जो क्लाइमेट की पर ध्यान रखते हैं हम लोग, तो आज की डेट में बेस्ट वैरायटीज जो है वो जारवी रेड 1 है. क्योंकि हर साल आप देखो, हर साल 1-2 डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ रहा है. इस साल आप मार्च में ही देखो, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है तो कितना टेम्परेचर ज्यादा है. तो आप 40 के आजू बाजू आज की डेट में टेम्परेचर जा रहा है, तो अप्रैल कहाँ जाएगा. अच्छा सर, और ये अपना अंजीर में कैसा काम करना चाहिए? अगर हमारा एरिया अंजीर में बढ़ गया तो कैसा बढ़ा सकते हैं आप? हाँ, अंजीर में बढ़ा सकते हैं. अंजीर में हमारा अभी काम चल रहा है और अगले साल तक हमें विश्वास है कि काफी सारा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. और करीबन 5000 जितना हमारे पास जम्प्लाज्म है और कैप्री फिग में काम कर रहे हैं. और कैप्री फिग पूरा इंडिया का हमारा अकेला प्लॉट है, आप कहीं भी जाके ढूंढ के आओ.
तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और ड्राई अंजीर बनेगा उसमें। ड्राई अंजीर बनेगा। और इजराइल में अरे तुर्की में जो फिग रिसर्च सेंटर है इजमीर में, उनके साथ में कोलैबोरेशन में है। तो हर साल 1-2 बार उनके साइंटिस्ट इंडिया आते हैं हमारे पास में, और उनके मार्गदर्शन में अभी हम लोग अंजीर को डेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद सर। होले पाटील बोला तुमचा प्रश्न। जय भाई नमस्ते। नमस्ते। आप खेती में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, हम जान चुके हैं, 1-2 बार आपसे मुलाकात हुआ है। लेकिन अभी जो अमृत में आपने ये वैरायटी लाई है JRV1, तो ये जब 2-3 साल के आगे चलेगी तो उसके बाद अलग जो अमृत का वैरायटीज है पहला वाला, वो चल पाएगी या नहीं, उसके बारे में बोलो। और इसका ज्यादा से ज्यादा क्या क्या उसका फायदा है, उसके बारे में भी आप देखो हमें सर, बताइए। जारवी रेड 1 जो है, पहले हमारा मार्केट में चलता था जारवी रेड, जिसको लोग रेड डायमंड वगैरह नाम से भी जानते हैं। हाँ। और वो बहुत सालों से, मतलब 12-15 साल से हम लोग उसको मार्केट में बेच रहे थे। अच्छा। तब का क्लाइमेट कुछ अलग था, आज का क्लाइमेट में बहुत फर्क है, और पिछले 4 साल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आ रहा है क्लाइमेट के अंदर। तो उसकी वजह से हमने जारवी रेड 1 वैरायटीज रिलीज की है। अभी जारवी रेड 1 और ताइवान पिंक को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो ताइवान पिंक का पौधा आपको मिलता है 15 रुपए में, और जारवी रेड 1 का मिलता है आपको 200 रुपये में। तो 1 एकड़ जारवी रेड 1 लगाते हैं तो आपको खर्चा आता है प्लांट का 1,20,000 रुपया, और ताइवान पिंक लगाते हैं तो आपको खर्चा आता है 15,000 रुपया। बराबर। तो आपका प्लांटिंग मटेरियल के पीछे अगर ताइवान पिंक और जारवी रेड के बीच में देखेंगे, तो ताइवान पिंक लगा रहे हैं तो आपका एक बार 1,05,000 रुपया बचेगा आपका। बराबर है। पर बाकी का खर्चा जो है वो सेम है, खाद, पानी, फॉर्म, बैग जो भी है वो सेम है। और आप 30 टन का प्रोडक्शन अगर ले रहे हैं, और मिनिमम मैं बोलता हूँ आज तो 40-50 रुपये से ऊपर का दोनों का बीच के रेट का डिफरेंट है केजी के पीछे, पर आप 20 रुपया मिनिमम रेट का फर्क पकड़िए, तो आप 30 टन भी पकड़ रहे हैं तो हर साल आपका कितना पैसा नुकसान है वो आप देख सकते हैं। मित्रांनो, हे सांगितलंय त्यांनी अर्थशास्त्र या जारवी रेड 1चं। आणि आता बोर्डे साहेब विचारतायत त्यांचा दुसरा प्रश्न। सर आता हे जे जयेश भाई नमस्ते। नमस्ते। वो जो कुलांगे साहब है ना, उनके वो जो प्लॉट है वो कई प्लांट येलो दिख रहे हैं, वो ज्यादा पानी हो रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, के बारे में बताओ। जो अभी पीलापन देख रहा है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इश्यूज है। हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो प्लांट है फास्फोरस अपटेक नहीं कर पाता है। हाँ। तो उसके लिए पीला पड़ता है। हाँ। तो मैं खेडूत से बोलना चाहूंगा हाँ। कि जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आप पानी और जमीन का रिपोर्ट करवाएं। हाँ। उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं वो देखेंगे, और अगर हम बढ़ सकते हैं तो बढ़ेंगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ दो, क्योंकि एक बार लगाया तो आप ना निकाल सकते हैं ना रख सकते हैं। और 3-4 साल का नुकसान करने के बाद जब हम निकालते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट का इश्यू है आप, मैं तो बोलूंगा आप ज्यादा इश्यूज है आप मत लगाइए। नहीं अभी तो लगाया है, अभी क्या करना है? अभी जो लगाया है उसको जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इश्यूज है उसमें आप फेरस सल्फेट है। हाँ। वो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम। हाँ। और साइकेट्रिक एसिड 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के आप उसको स्प्रे कीजिए, उससे कलर में फर्क पड़ेगा। हाँ। पर मेन तो है उसके लिए आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, साइकेट्रिक एसिड जो हम नींबू का फूल भी बोलते हैं, गुजरात में क्या उसको नींबू का फूल भी बोलते हैं, क्योंकि खाने में यूज करते हैं ना हम साइकेट्रिक एसिड। विकत पण भेटतं सायट्रिक ऍसिड, द्राक्षामध्ये आम्हाला भरपूर प्रमाणात लागतं। नाही, पण मग ते पीएच 6 6 आहे ना. पीएच मेंटेन ते करायला विकत पहिले जे जरी आपण मारलं तरी चालतं. वही है। बोलने वाला हूँ कि खेती महाराष्ट्र के जो लोग कर रहे हैं, अब तो सब अमरूद के बात कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कौन सा ऐसा वैरायटी है कि उसमें खेती करना चाहिए? नहीं, फ्रूट क्रॉप में बहुत सारा वैरायटीज में आप काम कर सकते हैं। आपका एरिया, आपका पानी, आपका सॉइल, तो ये सबको ध्यान में रख के आप खेती में कौन सा फसल लगाना चाहिए उसके ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। अभी हम लोग अमरूद में काम कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अमरूद हमारा पहले से स्टार्टिंग था। अमरूद में आज आप हमारे फार्म पे भी आओगे तो करीबन आपको मैं 8,500 जम प्लाज्म दिखा सकता हूँ अलग अलग अमरूद का वैरायटीज में। उसमें से सिलेक्शन करके हम लोग आते हैं यहाँ तक। एक एक वैरायटीज आपके पास लेके आते हैं, तब तक हमें 10 से 15 साल लगता है।
अभी आने वाले टाइम में हम अंजीर लेके आ रहे हैं, पाइनएप्पल लेके आ रहे हैं, सीताफल का 2 वैरायटीज लेके आ रहे हैं, जामुन में आ रहे हैं। तो आपका जैसा जैसा प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा खारा पानी का प्रॉब्लम है आप समझ लो, तो जहाँ पे खारा पानी का प्रॉब्लम है वहां पे अंजीर को उतना दिक्कत नहीं है। तो पाइनएप्पल के बारे में हमें खेती करना है ना, तो उसके बारे में कुछ बता। पाइनएप्पल के बारे में आपका सॉइल पीएच जो है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होना बहुत जरूरी है। तो आपका ऐसा नहीं कि 5.5 से 6.5 के बीच में जो पीएच है उसमें पाइनएप्पल बहुत अच्छा आएगा, और उसका जितना भी बैक्टीरियल रिलेटेड जो भी डिजीज है पाइनएप्पल में वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो 60 पीएच के बाद में उसमें वो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो केला एक बार जैसे लगाते तो पाइनएप्पल का एक प्लांट एक ही फ्रूट देगा। केले में जैसे बाजू में से रनर्स निकलते हैं वैसे ही पाइनएप्पल में निकलते हैं, वही रनर्स में वापस फ्रूटिंग आएगा। तो एक बार लगाने के बाद में आप 3 बार तक पाइनएप्पल अच्छा क्वालिटी का ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम रखते हैं तो केले में कैसा होते जाएगा। हमने पाइनएप्पल का आप ऐसी वैरायटी ला रहे हैं कि एक बार लगाने पे उसका 7 बार फसल ले सकते हैं। नहीं सर, आप कटिंग 7 बार 10 बार वो आता ही रहेगा, आएगा ऐसा नहीं है, पर उसका क्वालिटी 3 बार के बाद में डाउन हो जाएगा। नमस्कार। ये गावा के जो पेड़ हैं तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का कुछ बता सकते हैं? गवा का जो पेड़ है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो आप सभी क्रॉप को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी है। तो क्योंकि काफी सारा जो हमारा मेन होता है एनपीके, तो मेन न्यूट्रिएंट्स जो एनपीके है उसको अपटेक करने के लिए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है उसको। अगर वो नहीं मिलेगा तो भी मेन अपटेक नहीं कर पाएगा। जैसे फेरस का डेफिशिएंसी रहेगा तो भी वो नाइट्रोजन अपटेक नहीं कर पाता है। तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है प्लांट में। कुछ कुछ टाइम में आप स्प्रे से देते रहो, कभी कभी आप सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। पर जैसे ही कुछ कलर डिफरेंट लगे या प्लांट का ग्रोथ स्लो हो तो आप तुरंत उसको स्प्रे से दीजिए। जो कोयला का बोला है आपने, वो मतलब ऊपर से ही डालना है या उसको कोयला जमीन में डालना है, अंदर जमीन में। उसका रूट जोन का जो एरिया है वहां पे आप कोयला डालिए तो पूरा रूट कोयले पे आके बैठेगा। और जब आप खाद भी डाल रहे हैं तो कोयले के ऊपर आपने खाद डाला है, पानी के साथ में वो डाइल्यूट होके सीधा कोयले पे जाएगा। उसमें जो बैक्टीरिया अंदर बैठा हुआ है वो खाद को मोबिलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम यूरिया देते हैं तो प्लांट कभी भी नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रूप में प्लांट कभी नहीं लेता है, प्लांट लेगा एमोनिकल फॉर्म में या एनओ3 फॉर्म में लेगा। तो जो बैक्टीरिया है हमारा, जो हम एनपीके बैक्टीरिया बोलते हैं, जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया यूरिया जो हमने डाला है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद प्लांट अपटेक करेगा तो जमीन में जाएगा, जमीन में गया तो कोयले के पास में जाएगा, तो कोयले में जो बैक्टीरिया बैठा है वो उसको एनओ3 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और प्लांट को अपटेक करवाएगा। दूसरी बात ये है, हम जब केमिकल फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर स्लरी अप्लाई करते हैं, फिर कुछ फंजीसाइड भी डालते हैं ड्रेंचिंग में, वो उनका कॉम्बिनेशन में कुछ वो जो आपने नहीं सर, जो हम जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर जो है प्लांट कभी भी जो केमिकल में है वो फॉर्म में नहीं लेता है, आप समझ लो। तो जैसे डीएपी भी डाला है तो वो सीधा लेगा नहीं। तो हमारा सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया देने से वो खत्म हो सकती है। नहीं, पर वो सॉइल में जो बैक्टीरिया उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। हाँ, ओवर फर्टिगेशन आप कर रहे हैं, किसी भी चीज का आप ओवर काम कर रहे हैं तो आप जमीन को भी नुकसान कर पा रहे हैं। पर सबसे ज्यादा है कि आप जितना कार्बन रेशियो मेंटेन करोगे, जितना कार्बन आप बढ़ाओगे, उतना आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर कार्बन नहीं है और बार बार आप बैक्टीरिया भी दे रहे हैं तो सॉइल में वो कहाँ पे सर्वाइव करेगा। सॉइल में उसको रहने के लिए तो कार्बन चाहिए, आप समझ लो, क्योंकि बैक्टीरिया सर्वाइव करना है तो कार्बन जरूरी है। कोई लोग इसमें 3 मंथ के आफ्टर निमेटोड्स का प्रॉब्लम आता है तो आप समझ लो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप स्पेसिलोमाइसिन का उपयोग करो। फिर बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो ही आप केमिकल्स में जाओ, जैसे वेलम्प्राइड जाते हैं। आफ्टर 3 मंथ देना ही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप हर बार देते रहो, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना रेजिस्टेंस पावर वो जल्दी पैदा करेगा। हमारे यहाँ की जो बगीचा है ये गोवा की, वो जो निकल पड़ी है ना, वो उसी के कारण निकल पड़ी है। एक दिए उन्होंने नहीं सर, और निमेटोड्स की वजह से आ रहा है, आप समझ लो। अभी जो हम लोग रूटस्टॉक दे रहे हैं उसमें टॉलरेंसी निमेटोड्स के लिए अच्छा है, तो आपको बार बार वेलम्प्राइड देने की जरूरत नहीं है। एक रूटस्टॉक जो है, रूटस्टॉक को सबसे बढ़िया है। और 1 साल का प्लांट करने के बाद में आप इसमें बहुत जरूरी नहीं है, मतलब आप 1 आध साल में 1 आध बार भी वेलम्प्राइड दिया तो चलता है। 1 साल में एक बार, वो भी जरूरी नहीं है कि देना ही है। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी दिखाएगा आपको
लीफ छोटे छोटे हो जाएंगे, ग्रोथ रुकेगा उसका, कॉर्नर जलेगा, आप समझ लो, ये सब सिम्टम्स निमेटोड्स के हैं। काफी बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि व्हाइट क्रब से, आप जो सुबेद सुंडी बोलते हैं ना, उससे प्लांट मरता है, और जो कंसल्टेंट आता है तो काफी बार वो निकाल के वो निमेटोड्स दिखाता है, बोलता है निमेटोड्स का वेलम प्राइड का ड्रेंचिंग दो, और वेलम प्राइड का वो ड्रेंचिंग देने में लगा रहता है और व्हाइट क्रब अपना काम करता रहता है, तो प्लांट काफी सारे मरते हैं। तो व्हाइट क्रब का अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया रास्ता है, दोपहर के टाइम में जब ज्यादा गर्मी रहता है उस टाइम पे प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए। उस टाइम पे प्लांट को पानी मिलने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा वो सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करेगा। शाम को और सवेरे प्लांट क्लियर रहता है, दोपहर के टाइम में इनिशियल स्टेज में वो वीक पड़ता है, और धीरे धीरे आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो शाम सुबह पूरा दिन आपको वीक दिखने लगेगा। प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के ड्रिंचिंग दीजिए। सर जो आपको गन्ने का जो हाँ वो डाल सकते हैं, उससे मल्चिंग कर सकते हैं आप सर। उससे कार्बन बढ़ेगा या दूसरा? नहीं सर, उससे सिर्फ मल्चिंग होगा आपका, और जो ह्यूमिडिटी है उसको मैनेज करेगा, जो पानी आपका हवा में उड़ रहा है उसको रोकेगा वो, और थोड़ा सा सॉइल टेम्परेचर को डाउन करेगा, क्योंकि वो नेचुरल मल्चिंग है। जैसे हम प्लास्टिक का मल्चिंग करते और वो लगाते तो उसको काफी हद तक सॉइल बर्न डिसीज का प्रॉब्लम सॉल्व है। पर अभी सिचुएशन ऐसा है कि ईरान कोई जा नहीं पाएगा और वहां से रूस्टॉक लाना पॉसिबल नहीं है, पर काम चल रहा है, बातचीत थोड़ी चल रही है उनके साथ में। कुछ होता है तो आगे हम आपको बताएंगे। नहीं, ये काम की आगे के काम की बहुत बड़ी चीज है, जो कि इस पे काम करना ही होगा आगे के फ्यूचर के लिए। नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान जो अभी दे रहे हैं रूस्टॉक पे दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें सॉइल बर्न डिसीज बढ़ रहा है, दूसरा पानी खराब आ रहा है, तीसरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आने वाली जो हमारी चैलेंज है उसमें कम पानी, खराब पानी और ज्यादा टेम्परेचर। भाई आपके बहुत सारे धन्यवाद। ये मैं 2 बार एक्चुअली इनके फार्म पे जाके आया हूँ, और ये मेरी तीसरी विजिट है, मुलाकात है जयेश भाई से। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतने दूर आए और हमको अपने इतने अच्छे इजी लैंग्वेज में हमको समझाया। हम चाहते हैं कि ऐसी इंटरेक्शन बार बार हो जाए। हम भी आपके पास आए, आप भी हमारे पास आए, तो आपके बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा एक्चुअली ऑफिशियल विजिट था, नहीं था, बट हमने रिक्वेस्ट किया तो सर आ गए। यहाँ जो भी फार्मर है सब एक्सपर्ट है। पारगांव से हमारे होले मामा आए हुए हैं, अशोक मामा, देन उनका जो ग्रुप है पूरा, तो आप सब लोगों के हम धन्यवाद देते हैं। आमचे दाजी और हम सब लोग आपको ऐसी तकलीफ देने वाले हैं, कोई बात नहीं, जाते रहे ना तो ये ग्रुप आपके ऊपर ये इन सब लोग डिपेंड है। इनको आप ऊर्जा देने का है, और आगे के फ्यूचर के लिए बढ़िया काम करने के लिए आपको पहले तो हम एनर्जी वो उसकी एनर्जी बढ़ाना है आपको। नहीं कोई बात नहीं, हम दिक्कत नहीं आएगी। वो आते जाते जब भी रहेंगे, बुलाएंगे तब आ आगे जाएंगे। हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे एक शेतकरी को उन्होंने पार्टनर में एक प्लॉट दिया था, जो ज्यादा करके ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा। वो प्लॉट पहले विजिट में जयेश भाई जब आए, उनको लगा कि ये ठीक से नहीं उसको ध्यान दे रहे, तो वो प्लॉट पे उन्होंने 4 या 5 चक्कर हुआ है, हाँ, शायद 5-6 चक्कर हो गए। 5-6 चक्कर उन्होंने उधर लगाए। नाही मित्रांनो, हे टेक्निकचं काम आहे, त्यांचं टेक्निक आहे, आणि या टेक्निकवर त्यांनी तो प्लॉट दुरुस्त करून दिला ना, बरोबर आहे। आणि मग हेच टेक्निकची आपल्याला जरूरत आहे की नाही सगळ्यांना? बरोबर आहे। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।